कि हमने जितना इस पे इन्वेस्ट किया उससे हमें आउटपुट क्या मिल रही है। जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, उनका तरीकाकार समहाउ सेम होता है लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनके डिफरेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके डिपार्टमेंट से लर्निंग नीड्स क्या हैं। ठीक है, जो कंपनी अपने रिसोर्सेज को जो है वो उनसे डेवलप करवा रही होती है। बहुत सारे आपके जहन में थॉट्स होते हैं तो आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अज़मत फ़जर साहिबा, ये तकरीबन पिछले 5 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है एचआर की फील्ड में, और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आजकल के दौर में यानी करंट सिचुएशन में अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को डिस्कस करें तो इसका क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस हैं और इसमें आने वाले लोगों को अपने आप को अपस्किल किस तरह करना चाहिए ताकि वो बेहतरीन तरीके से इस फील्ड में परफॉर्म कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अज़मत फ़जर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने 4-5 साल पहले जब ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड में आने का सोचा, उस वक्त आपके जहन में इस फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या विज़न था और फिर कैसे आपने इसको ज्वाइन किया? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगी। अक्सर जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो मोस्टली उनको जो विज़न होता है बच्चों के जहन में वो क्लियर नहीं होता। सही। बहुत सारे लोग जब आप उनसे पूछेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए तो मोस्टली आपको ज़्यादातर वो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते और ज़्यादातर आंसर करते हैं बस और कोई फील्ड नहीं मिली। ज़रूरी नहीं कि वो एचआर ही हो, एनीथिंग, फाइनेंस है, कोई इंजीनियरिंग है, बस बनना नहीं था लेकिन बन गए। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजन बहुत क्लियर था। अच्छा। मैंने अपनी जो एचआर की स्टडीज़ चूज़ की थी वो बाय प्लान की थी। इस तरह से नहीं था कि मैं कंफ्यूज थी या कुछ इस तरह से। मैंने एचआर को बाय चॉइस आप कह लें कि मैंने इसको ऑप्ट किया। और उसके अलावा जो मेरी स्टडीज़ हैं दैट आर ऑल्सो इन एचआर। आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की जब वो आती हैं सेमेस्टर ब्रेक आती है तो वो फिर अक्सर बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, कुछ इस तरह के लाइक वो किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं। आई वॉज द वन जिसको इंटर्नशिप का नहीं पता था कि इंटर्नशिप क्या होती है। हमारी टीचर थी तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था यूनिवर्सिटी में। उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपने जो है ना वो एचआर को जो है, और लिंक्डइन का भी नहीं पता था। सही। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था व्हाट इज़ लिंक्डइन और इंटर्नशिप क्या होती है, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये क्या डिफरेंशिएट कैसे होती हैं ये तीनों। इस तरह से मतलब कि हर जो भी कैरियर का स्टार्ट हो, यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं उनका भी। तो उसके बाद फिर लिंक्डइन पहले उस पर अकाउंट बनाया, फिर वहाँ पे एचआर्स को सर्च किया, उनसे टाइम लिया। हमें प्रोजेक्ट ये मिला था कि आपने उन एचआर से जाके मिलना है और उनसे आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछना कि उनका एचआर कैसे वर्क कर रहा है। सही। फिर साथ ही साथ जब जैसे ही लिंक्डइन पे आना यानी कि उस पर कनेक्शंस बनने स्टार्ट हुए तो फिर आई केम टू नो अबाउट एचआर कॉन्फ्रेंसेस, एचआर ट्रेनिंग्स। सही। मैंने जो फर्स्ट ट्रेनिंग अपनी ली थी आई वॉज द यंगर, उस पूरे बैच के अंदर आई वॉज द यंगर वन, और मुझे एचआर की सर्टिफिकेशन का तब पता लगा। सही। फिर साथ ही मैंने अपनी डिग्री के एचआर सर्टिफिकेशंस जो हैं वो मैंने की। सही। और इसी तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की। आई स्टार्टेड फ्रॉम टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के बाद फिर जो है मैं डिफरेंट मेरा जो बैकग्राउंड अगर आप देखिए वो थोड़ा डाइवर्स है एचआर में, लेकिन आप कह लें कि 80% एचआर है, 20% थोड़ा सा डाइवर्स आप कह लें कि वो बैकग्राउंड है। अच्छा मैम, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या लगी या वो टर्निंग पॉइंट जहाँ आपने सोचा कि अब मैंने इसी फील्ड को कंटिन्यू करना है? हाँ, मैं आपको ये ज़रूर एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी और तब मेरा अपना कैरियर स्टार्ट ही था मेरा। मैंने वहाँ पे बहुत ये बात है, मेरी डिग्री जब मैंने कंप्लीट कर ली थी तो लाहौर में जहाँ पे भी कोई सेशन हो रहा है तो मैं वहाँ पर लाजमी हूँ कि जस्ट फॉर दिस पर्पज़ कि मेरे जहन में ये बात होती थी कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पर फिर जो दूसरे एचआर आए होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको लाजमी मिलेगा। तो बेसिकली वहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स भी थे, तो उन्हीं स्टूडेंट से ऐसे ही नेटवर्किंग करते करते मेरी उन स्टूडेंट से बात हुई और फिर दे वर लाइक क्वाइट, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और वो काफ़ी परेशान थे जॉब से रिलेटेड।
और जॉब से रिलेटेड परेशान थे। तो रिसेंटली मैं अपने एचआर थे जिनके साथ मेरी अभी रिसेंटली ही बातचीत हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और जब हम एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं ना, तो वो बहुत सारे आपको ऑफर भी कर रहे होते हैं, हमारे पास ये है तो आप हमें ज्वाइन करें और इस तरह से लाइक। तो तभी वो स्टूडेंट्स मिले और रिसेंटली मैं उनसे मिली हुई थी, तो वो अपनी जॉब ढूंढ रहे थे उसी फील्ड के रिगार्डिंग। तो वो फिर मैंने उनको कनेक्ट किया और फिर वो वहाँ पे उनकी हायरिंग भी हो गई। अच्छा। तो वो फिर मेरे लिए एक चीज़ थी कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का वसीला बनाया कि एक साइन आपने हाँ, समझा तो उसको। वो वाली चीज़ थी कि मैंने उसको स्टार्ट लिया और उसके बाद मुझे लगा कि शायद दिस इज़ द थिंग, जो मैंने चूज़ की है दैट इज़ राइट। मैम, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे आजकल काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपकी भी स्पेशलाइजेशन है इसमें। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करती है तो वो फिर बाद में इसको कैसे कैलकुलेट करती है कि हमने जितना इस पे इन्वेस्ट किया उससे हमें आउटपुट क्या मिल रही है, या आरओआई हमारा कैसे इससे जनरेट होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, इसको बेसिकली हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंटली जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। अगर L&D में कोई अगर टेक्सटाइल फर्म है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग फर्म है, कुछ भी इस तरह से, हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह से एक पैटर्न से चल रहे हैं। उनका तरीकाकार समहाउ सेम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम अपने किसी भी कॉलीग के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका आरओआई हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके डिपार्टमेंट से लर्निंग नीड्स क्या हैं। ठीक है, हम जिस एम्प्लॉई के ऊपर, जिस कोलीग के ऊपर हम 5-10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो उसके वर्थ भी होगी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर हम इस पे ये चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़े अरसे के बाद हमें ये छोड़ के चला जाए? तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट लाइक, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, दे ट्रेन देयर पीपल फॉर देयर सेल्फ। उसके लिए उनको ट्रेन करते हैं ताकि हमारा एक एसेट मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और ये हमें इन रिटर्न फ़ायदा दे। तो हम सबसे पहले लर्निंग नीड जो है ना वो उसको कनेक्ट करते हैं, वो उसको करते हैं कि कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में लर्निंग नीड की ज़रूरत है और वो कौन से लोग हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या है। HR है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, और PD है, BD है, बिजनेस डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो ये पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि अगर PD के आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपके 10 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको PD में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। वो फिर हम आइडेंटिफाई करके उसको देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। ये भी एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है ट्रेनिंग की। और फिर जब वो ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, फिर हम अपने स्टाफ को उस ट्रेंड पर्सन से आगे ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो वो एक बंदा जो हमारे पास ट्रेन होकर आता है, वो आगे उन 100 लोगों को ट्रेन कर रहा होता है। मास्टर ट्रेनर एक किस्म यस, यू कैन से दैट, ठीक है। और फिर इस तरह से हमारा वो आरओआई के लाइक एक बंदे पे अगर हम 2 लाख या 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे 100 लोगों में उसकी वो चीज़ जा रही है। अच्छा मैम, एक इन हाउस ट्रेनिंग होती है और एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग होती है और एक आउटडोर ट्रेनिंग होती है, एक तो इनमें क्या डिफरेंस है और ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है? सेम, मैं आपको यहाँ पे यही बात कहूँगी कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें वेरी होती हैं, इसी तरह से ये नीड पे डिपेंड कर रहा होता है। इंटरनल ट्रेनिंग होती है कि एक आपके पास रिसोर्स है, उसको काम करते हुए आपके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए हैं, उसकी वो स्किल वो बिल्ड हो गई है। उसके अंदर वो स्किल ये बिल्ड हो गई है कि अगर वो एक पूरा डिपार्टमेंट रन कर सकता है, एक टीम को रन कर सकता है, तो वो आगे टीम को किस तरह से ट्रेन कर सकता है, ठीक है। इंटरनल ट्रेनिंग होती है कि जो आप इंटरनली एक आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस कुड बी द, ही और शी कुड बी द बेस्ट ट्रेनर, अच्छा ट्रेन कर सकता है लोगों को, वो होती है आपकी इंटरनल ट्रेनिंग, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेनिंग एक्चुअली क्या होती है कि जो आपकी ट्रेनिंग फर्म्स हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, तो आप उनको हायर करते हो, थर्ड पार्टी को ऑनबोर्ड करते हो और उनसे फिर जो है वो आप एक नई चीज़ अपनी कंपनी में अपने रिसोर्सेज को वो डेवलप कर रहे होते हो उस एक्सटर्नल पार्टी से। सही। जो उनके पास जो नॉलेज है वो आके यहाँ पर शेयर करते हैं और अपने रिसोर्सेज को जो है वो जो कंपनी अपने रिसोर्सेज को जो है वो उनसे डेवलप करवा रही होती है कि हमें कोई नई चीज़ सीखने को मिले। आउटसोर्स करते हैं। हाँ, आउटसोर्स करते हैं। और इसके अलावा कुछ आप ये कह लें कि इस तरह की ट्रेनिंग्स भी होती हैं कि जो कंपनी साइड से थोड़ा सा
साइट पे जाकर होती है, किसी और सिटी में जाकर होती है। उसके अलावा लाइक वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट, जिसको मोस्टली मतलब कि कंपनीज में तो आजकल अवे डेज और इस तरह की चीज़ें बहुत सारा मतलब कि कॉमन है। लेकिन हाउ वी आर वर्किंग इज एक्चुअली हम अपनी टीम को जो है वो बाहर साइट्स पे लेके जाते हैं। उसके अलावा उनकी जब ट्रेनिंग हो रही होती है या जब हम उनकी वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो होता ये है कि बहुत सारे आपके जहन में थॉट्स होते हैं, तो आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। ठीक है। तो फिर इस तरह की ट्रेनिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि वो बिल्कुल रिलैक्स होके जो एक्चुअल आपका पॉइंट होता है, उस ट्रेनिंग का जो पॉइंट होता है, वो मकसद पूरा हो जाता है उस ट्रेनिंग का। ये चीज़ एक्चुअली में मैम, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के जितने भी लेक्चर्स होते हैं, इसमें आम तौर पे लोग थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, जो इंटरेस्टेड ज़्यादा ना हो, जो बहुत ज़्यादा कीन है अपने काम को लेके, जैसे आप हैं, वो तो शायद अपना फोकस किस तरह मेंटेन कर लें, लेकिन आम लोग जो हैं वो थोड़ा सा उकता भी जाते हैं। तो इसमें उनके इंटरेस्ट को, अटेंशन स्पैन को थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या ऐसी चीज़ें आप करती हैं या करनी चाहिए? बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, उसका सबसे पहले आपको एजेंडा पता होना चाहिए। सही। एजेंडा के बाद आपको उसकी ऑडियंस पता होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं एंड दे आर लाइक mid-40s और 50s। सही। ठीक है, तो आपको उसकी ऑडियंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ऑडियंस, चाहे आप एक्सटर्नल ट्रेनर कोई बुला रहे हैं, उसको भी ये चीज़ कम्युनिकेट करना कि हमारी ये ऑडियंस होगी, मिक्स ऑडियंस होगी, तो आप कौन से एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, ये चीज़ें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। सही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ें पहले डिस्कस हो जानी चाहिए। आप कंटेंट मंगवाएं, अगर अपना कंटेंट रेडी कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स के साथ उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिससे आप अपनी ट्रेनिंग को एंड पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। फिर जब आपको यह आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका एजेंडा क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, तो उसमें फिर आपको वो एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं कि आपने किस तरह से एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। अब देखिए, जो सिस्टमैटिक हैं ट्रेनिंग, सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं और सामने एक ट्रेनर है जो के साथ आपको जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा रहा है। तो वो थोड़ी सी ट्रेनिंग आपकी, आप कह लें कि वो सीरियस ट्रेनिंग हो। सीरियस से मुराद कि उसमें आप कोई एक्टिविटीज़ ऐड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके अंदर उनके ऊपर जो टाइम, जो चीज़ें इन्वेस्ट की जा रही होती हैं, तो वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर वो सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग होती हैं। लेकिन जो दूसरी ट्रेनिंग्स है, जस्ट लाइक टीम बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल है, जो जनरल ट्रेनिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, सॉफ्ट स्किल्स है, उसके अंदर क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड कर देते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं कि वो फन एक्टिविटी के साथ आपको उससे कुछ ना कुछ ROI आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप वो जो टाइम, एनर्जी वो इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको उन एक्टिविटीज़ के लिए वो कुछ एंड रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए। मैम, मुझे ये बताएं, आपकी थ्रू आउट प्रोफेशनल जर्नी में आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? मेरी इंस्पिरेशन, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था ना, इसके पीछे हर ही जो भी इंसान अगर अपना कैरियर स्टार्ट करता है, उसके पीछे ना उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, उसका माहौल, टीचर्स, ये सब बहुत ज़्यादा एक एफर्ट लगा रहे होते हैं। टीचर्स तो आपके जो एफर्ट करते ही करते हैं, और इस सब के पीछे मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। अदर देन फादर, मेरे लिए मोटिवेशनल एक पर्सनालिटी वो है। सही। मतलब एक मैं सबको ये बात कहती होती हूँ कि आप लोगों ने ना अपने आप पे बहुत यकीन रखना है। जब आप अपने आप पे यकीन रखते हो ना, तो वो नज़र आ जाता है आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके कॉलीग्स को, यार इसने जो चीज़ कह दी है ना वो ये कर लेगा। अगर इसने कोई चीज़ या कोई जिम्मेदारी की वो ले ली है ना, तो वो कर लेगा। मेरे लिए मेरे फादर वो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है मेरे लिए। वो माशाल्लाह, अदर देन मेरे फादर, वो एक ऐसे इंसान है, वो ये चीज़ नहीं देखते कि ये मेरा कुछ लगता है या मुझे कुछ से फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें, मतलब कि वो उनके पास अगर कोई आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाता। उन्हीं से समझने की चीज़ मैंने सीखी है कि मेरे पास जब कोई आ जाता है, कोई वो कैंडिडेट है, कुछ भी है, कैरियर डेवलपमेंट किसको चाहिए, तो वो अल्लाह का शुक्र है मेरे दरवाजे से वो खाली हाथ नहीं जाता। और खाली हाथ से मुराद हमेशा पैसे नहीं होते, वो ऐसी चीज़ होती है कि जो हमेशा आपको आगे ज़िंदगी में कामयाबियाँ देता है। तो माय फादर इज़ मतलब मेरे लिए वो ही मेरे लिए मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। ठीक है मैम, आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ख़वातीन हैं
मेल्स फीमेल्स दोनों ही जो HR की फील्ड में आना चाहते हैं, वो कौन से स्किल्स को ज़्यादा डेवलप करें, शुरू से ही उस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि अगर वो इस फील्ड में आएँ तो वो कामयाब हो सकें? इसका मेरे पास थोड़ा ब्रीफ आंसर है। मैं इसको इस तरह से आंसर करूँगी कि लाइक जब आप अपनी डिग्री कर रहे होते हैं तो वो आपको माना जाता है कि ये एक फ़न एरा है, हमने जस्ट इंजॉय करना है, डिग्री के बाद देखेंगे। ऐसे ही होता है। असल में सबसे ज़्यादा जो मार खाई जाती है वो बच्चे खाते हैं जो ये कहते हैं कि डिग्री के बाद देखेंगे, अभी तो फन डेज हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। अक्सर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि बहुत हमारी नेमली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे 3-4 नेमली यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है, एक मिथ बनी हुई है, ये मिथ है। बिकॉज मैं खुद मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस से मैंने अपना जो है वो ग्रेजुएशन की थी। सही। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि अब आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने प्रीवियसली भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। इट्स लाइक कि उसमें ये नहीं होता बिल्कुल भी कि डिग्री के बाद देखेंगे या हमारी यूनिवर्सिटी का नेम टैग हमारे साथ लग गया तो हमें नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना है। सही है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है। आप कॉमनली एग्जांपल है, मैं अपनी हर ट्रेनिंग में ये एग्जांपल देती हूँ कि आप एग्जांपल लें कि यू आर द CEO ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वुड यू हायर एनी पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी स्किल्स? उसके पास स्किल नहीं है। फिर मैं उनसे कहती हूँ चले थोड़ी सी बड़ी सिफारिश आ गई है, चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लें, लीनियंट हो जाए थोड़ा सा, चले हायर कर लें। जितने लोग ट्रेनिंग हॉल में मौजूद होते हैं कोई एक बंदा हाथ नहीं उठाता, यस आई वुड हायर। सही। एक बंदा हाथ नहीं उठाता। ऐसे होता है। तो दिस इज द एग्जांपल कि जब आपके पास स्किल नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। आपने अपनी डिग्री के ऊपर जो पैसे लगाए हैं, जो भी चीज़ की है, वो आपने डिग्री के लिए किए हैं। आई वुड से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अपने प्रॉपर वर्ड्स के ऊपर काम करें। आपने जिससे बात करनी है, आपके पास हेल्दी कंटेंट होना चाहिए, और आपकी ग्रूमिंग, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कहीं जा रहे हैं तो ही आपने तैयार होना है। इट्स लाइक कि आपको एक, आप कह लें, नीट एंड क्लीन लुक, एक ग्रूम्ड एंड प्रोफेशनल लुक आपकी जो है वो इन सब ये जो स्किल्स हैं आपके पास होनी चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों में कैरियर डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी ग्रूमिंग, ये आपकी जो दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि बाद में खुद ब खुद आपके रास्ते अल्लाह ताला बनाता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मत फ़जर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यकीनन अगर हम गुफ्तगू करते तो टाइम बहुत थोड़ा है, आप बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और बहुत सारी बातों पे इन्होंने डिस्कशन की, और ख़ास तौर पे जो स्किल्स की इन्होंने बात की, ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग जिन पे इतना फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से फिर वो कामयाब नहीं हो पाते या अपनी प्रोफेशन में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। और अगर जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं उसी तरह वो ग्रो भी कर लेते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं और आगे भी चले जाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।